नमस्कार दोस्तों। एक धनी सेठ के बेटे की बारात धूमधाम से शादी संपन्न कर वापस लौटते हुए जंगल में विश्राम करने के लिए रुकी। क्योंकि सूरज सर पर चढ़ आया था, गर्म लुओं ने तन बदन को झुलसा दिया था। दूल्हे के पिता ने सभी बारातियों को वहीं खा पी कर थोड़ा आराम कर फिर आगे चलने को कहा, तो सब बाराती खुशी खुशी मान गए। दुल्हन भी दरी बिछाकर अपना मुंह फिराए घूंघट हटाकर बैठ गई। पास ही एक विशाल बबूल पीले फूलों से अटा हुआ खड़ा था। थोड़ा आराम करने के बाद खाने का इंतजाम होने लगा। संयोग की बात कि उस बबूल के पेड़ पर एक भूत रहता था। इत्र की खुशबू से महकते दुल्हन के उधड़े चेहरे की ओर भूत ने देखा तो उसकी आंखें चौंधिया गई। उसने औरत का ऐसा रूप कभी न देखा था। उसने हजारों औरतें देखी पर इस चेहरे की रंगत ही निराली थी। दुल्हन के शरीर में प्रवेश करने का विचार आते ही उसे वापिस होश आया कि इससे तो इतना कोमल बदन तकलीफ ही पाएगा। अब तो भूत असमंजस में पड़ गया कि यह तो अभी थोड़ी देर में चली जाएगी, न तो उसके शरीर में प्रवेश कर सकेगा। और उसे सताने का मन करता और कभी छोड़ने का मन करता। थोड़ी ही देर बाद बारात के साथ दुल्हन उठकर चलने लगी तो भूत की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। भरी दोपहरी में भी भूत की आंखों में ये धुंध फैल गई। छम छम करती दुल्हन दूल्हे के रथ पर जा बैठी। दूल्हे को देख देख कर भूत के रोम रोम में कांटे से चुभने लगे कि यह दूल्हा कितना सौभाग्यशाली है, कितना सुखी है। भूत के हृदय में तो जैसे आग सी भड़क गई। भूत के मन में ऐसी उलझन कभी न हुई थी। रथ आंखों से ओझल होते ही भूत बेहोश हो गया। उधर दूल्हा भी बड़ी उलझन में था। मगजमारी करते हुए आधा घंटा बीत गया मगर अभी तक विवाह के खर्च का हिसाब नहीं मिल रहा था। खर्च भी अधिक हो गया था। ऐसी भूल चूक होने पर उसके बापू आसानी से खुश नहीं होते। वे हर सांस में अपने व्यापार का पूरा पूरा हिसाब रखते हैं। माथे में बल डाले दूल्हा हिसाब बैठा ही रहा था कि दुल्हन ने रथ के पर्दे को हटाकर बाहर देखा। नजर न टिके ऐसी तेज धूप। हरी भरी झाड़ियों पर लाल बेर दमकते बड़े सुहाने लग रहे थे। अब उन दमकते बेरों पर दुल्हन की नजर अटक गई। अबोध बच्चे की तरह दूल्हे की बांह पकड़कर दुल्हन बोली, एक बार वही से नजर हटाकर बाहर तो देखो, ये बेर कितने सुंदर लग रहे हैं। जरा नीचे जाकर थोड़े बेर ही ला दो। दूल्हा दुल्हन के नौलखे हार पर हाथ फेराते हुए कहने लगा, ये बेर तो ठेठ गवारों की पसंद है। अगर खाने की इच्छा है तो छुहारे दे दूं, नारियल दे दूं, जी भर कर खाओ। दुल्हन भी निपट गंवार निकली। हठ करती हुई कहने लगी, नहीं, मुझे तो बस बेर ही ला दो। मैं तो आपका एहसान मानूंगी या फिर मैं ही तोड़ लाती हूँ। दूल्हे ने कहा, इन कांटों में कौन उलझे, और वैसे भी ये जंगली फल हैं, इन्हें जंगली लोग ही खाते हैं। मखाने खाओ, पतासे खाओ, चाहो तो मिश्री खाओ। इन बेरों की बात तो घर पर भी मत करना, वरना घर के लोग तुम पर हंसेंगे तो हंसने दो। इतना कहकर दुल्हन तो रथ से कूद पड़ी। तितली की तरह इधर उधर से बेर तोड़ लाई और उन्हें घड़े के ठंडे पानी में धोकर ठंडा कर लिया। होठों और बेरों का रंग एक समान। दूल्हे को तो न बेरों का रंग अच्छा लगा और न होठों का रंग अच्छा लगा। वह अब भी हिसाब में उलझा हुआ था। दुल्हन ने खूब न्योरे किए कि बेर खा ले, पर वह बेर खाने को राजी न हुआ। बेर खाती दुल्हन कहने लगी, सभी बातें अपनी अपनी जगह शोभा देती हैं। विवाह के समय हिसाब में फंसना कहाँ का न्याय है। दूल्हा बोला, विवाह होना था तो हो गया, पर हिसाब तो अभी बाकी है। अगर हिसाब न किया तो बापू बड़े नाराज होंगे। वैसे भी इतना समय नहीं है, क्योंकि 3 दिन बाद मुझे व्यापार के लिए परदेश जाना है। फिर परदेश जाने का ऐसा शुभ मुहूर्त 7 साल बाद ही आएगा। दुल्हन ने ये सुना तो उसके बेरों का स्वाद बिगड़ गया। उसे तनिक भी विश्वास न हुआ तो कहने लगी, क्या कहा?
आप परदेश जाएंगे? सुना है आपकी हवेली में दौलत के भंडार भरे हैं। दूल्हा भी गुमान से कहने लगा, इसमें क्या शक है, तुम खुद ही अपनी आंखों से देख लेना। व्यापार तो बनिए का पहला धर्म है। अभी तो दौलत को बहुत बढ़ाना है, ऐसा शुभ मुहूर्त कैसे छोड़ सकता हूँ। दुल्हन ने फिर बचे हुए सारे बेर एक एक करके बाहर फेंक दिए। दुल्हन अब सर झुकाए सोचने लगी। पति भरोसे बाप का आंगन छोड़ा, माँ बाप की जुदाई सही, इतनी बेशुमार दौलत किस काम की। दूल्हा हिसाब में डूबा था, दुल्हन अपने ख्यालों में गोते लगा रही थी। आखिर सेठ की हवेली के सामने आकर रथ रुक गया। गाजे बाजे ढोल नगाड़ों के स्वागत के साथ दुल्हन हवेली के अंदर पहुंची। जिसने भी दुल्हन को देखा उसकी बड़ाई किए बिना नहीं रहा। शाम को घी के दिए जलाए। रात के दूसरे पहर दूल्हा दुल्हन के पास आया तो आते ही दुल्हन को नसीहतें देने लगा कि घर की इज्जत का पूरा ख्याल रखना है। 2 दिन का शरीर का सुख 5 साल तक तकलीफ ही देगा। वक्त बीतते देर थोड़ी ना लगती है, यूं ही देखते देखते 5 साल गुजर जाएंगे। वैसे भी तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं है। अनमोल नसीहतें दुल्हन चुपचाप सुनती रही। इन नसीहतों में ही उनकी सारी रात गुजर गई। उधर बबूल के पेड़ वाले भूत की बेहोशी टूटी तो चारों ओर सूना जंगल, जहां भूत दुल्हन की खूबसूरती में पागल हुआ जा रहा था और उधर बनिए का बेटा अपनी दुल्हन के यौवन से मुंह फिराकर परदेश की राह चल पड़ा। राह चलते बनिए के बेटे को भूत ने पहचान लिया। भूत ने तुरंत आदमी का भेष धरा और उसके साथ हो लिया। फिर साथ साथ चलते हुए कहने लगा, भाई अभी तो ब्याह के मांगलिक धागे भी नहीं खुले हैं और तुम इतनी जल्दी कहाँ चल दिए। बनिए का बेटा बोला, क्यों, ये मांगलिक धागे परदेश में नहीं खुल सकते क्या। भूत काफी दूर तक उसके साथ चलता रहा। बातों ही बातों में भूत ने बनिए के बेटे से सारी बातें जान ली कि वह 5 साल तक परदेश रहकर व्यापार करेगा। भूत भी अब सब जानकर अपने रास्ते हो लिया और सोचने लगा, क्यों न मैं बनिए के बेटे का रूप धरकर हवेली पहुंच जाऊं। 5 साल तक तो कोई पूछने वाला नहीं। कितना अच्छा मौका हाथ लगा है, आगे की आगे देखी जाएगी। अब तो भूत हूबहू बनिए के बेटे का रूप धरकर आनंद मग्न हवेली की तरफ चल पड़ा। उसका रोम रोम खुशी के मारे चहक रहा था। भूत ने फिर मन बदला और वह सीधा हवेली में जाकर बनिए की दुकान जा पहुंचा। हिसाब किताब करते सेठ ने बेटे को देखा तो उसका मन नहीं माना कि परदेश गया बेटा वापिस कैसे आ सकता है। आज तक तो उसने मेरा कहा नहीं टाला। लगता है ये सब किया धरा सेठानी का है। बेटा बना भूत सेठ के मन की बात को जान गया। तुरंत हाथ जोड़कर कहने लगा, बापू पहले आप मेरी बात तो सुन लीजिए। अगर आप मेरी बात न सुनेंगे तो वापिस अभी मुड़ जाता हूँ। सेठ ने कहा, कहो क्या कहना चाहते हो। इस पर भूत कहने लगा, मुझे रास्ते में एक महात्मा मिला था। उसने मुझे कहा, बेटा ब्याह के बाद तो तुम्हारी किस्मत में हर रोज 5 मोहरें बिना कमाए सुबह पलंग के नीचे पड़ी मिलेंगी और अगर तुम परदेश गए तो ऐसा कभी न होगा। सेठ को क्या चाहिए था, खुशी खुशी मान गया। बेटा भी आंखों के सामने रहेगा और कमाई भी होती रहेगी। अब तो सेठानी भी मान गई। दुल्हन भी गर्व के साथ खुश हुई कि मेरे जैसा रूप छोड़कर ये परदेश जा भी कैसे सकते थे। हिसाब किताब कर भोजन के पश्चात रात को पति दुल्हन के कमरे में पहुंचा तो चारों ओर घी के दिए जल रहे थे। फूलों की सेज ऐसे इंतजार से बढ़कर और कोई सुख नहीं। 16 श्रृंगार किए दुल्हन भी वहीं थी। निसंकोच दुल्हन पति के पास आकर बैठ गई। घूंघट हटाया तो मानो तीनों लोगों का सुख जगमगा रहा हो। दुल्हन मुस्कुराकर बोली, मैं जानती थी तुम राह से ही वापिस लौट आओगे। अब तो भूत के मन में बवंडर सा मच गया। वह सोचने लगा कि इस पवित्र दूध में कीचड़ कैसे घोलूं। इसे छलने से बढ़कर कोई पाप नहीं है। बराबरी का हो तो भी छल बल अपनाऊं,
पर नींद में सोए का गला कैसे काटूं? यह तो मुझे अपना सचमुच का पति मानती है। भूत बोला, कहीं मैं दूसरा आदमी तो नहीं? दुल्हन समझी कि उसका पति उसके सील को परखना चाहता है। वह मुस्कुराते हुए बोली, पराये मर्द की तो मैं छाया भी न पड़ने दूं। पहले तो यह बात भूत को चुभी, पर अगले ही पल उसका गुस्सा ठंडा पड़ गया। वह बात के दूसरे पहलू को सोचकर बड़ा खुश हुआ। दुल्हन की सरलता और उसकी मासूमियत को देखकर भूत का दिल छल करने को बिल्कुल न माना। उसे अब सच्चाई बताए बिना सांस लेना भी दुभर हो रहा था। भूत ने अब फिर कहा कि मैं तुम्हारा पति नहीं बल्कि कोई दूसरा आदमी हूँ। दुल्हन सोचने लगी, 7 फेरे लेकर मुझसे मुंह फेर कर वह तो 5 वर्ष के लिए परदेश चला गया, और एक ये है जो मुझे पाने के लिए इतना बेचैन है। माँ बाप भी तो इसे अपना बेटा मानते हैं। दुल्हन सोचती रही। तब तक भूत ने उसे सारी कहानी सुना दी कि कैसे उसने पहले दिन दुल्हन के जोड़े में बबूल के पेड़ के नीचे दरी पर उसे बैठे देखा था, कैसे बेहोश हुआ, कैसे हवेली पहुंचा। दुल्हन कठपुतली सी गुमसुम बैठी भूत की सारी बातें सुनती रही। दुल्हन की कलाई सहलाते हुए भूत ने कहा, माँ बाप को रोज 5 मोहरों से मतलब है, उन्हें सच झूठ से कोई मतलब नहीं। मगर मैं तुम्हें सच ना बताऊं तो मुझे ये खटकता रहता, फिर यह धोखा मेरी प्रीति पर काली पोत देता। तुम तो असली पति मानकर मेरे साथ सहवास करती, मगर मेरा मन राजी न होता। मैंने भूत होकर भी कोई बात न छिपाई, अब तुम्हारी इच्छा भी जाहिर कर दो। दुल्हन सोचने लगी, जब उसका जन्म हुआ तो थाल बजने की जगह दादी के माथे पर बल पड़ गए थे कि पोता होता तो अच्छा होता। 15 वर्ष की हुई तो माँ बाप को हाथ पीले कर पराए घर भेजने की चिंता सताने लगी, और जब फिर ये पति मिला तो वह भी सूनी सेज को छोड़कर परदेश चला गया। भूत के प्रेम के आगे उसका कोई बस न चला। जाने वाले को तो वह रोक न सकी, मगर पलंग पर आए को ऐसे ईमानदार प्रीति भरे मर्द को ना कैसे कहे। सब कुछ भूल भाल कर दुल्हन भूत की गोद में लुढ़क गई। फिर तो कुछ कहना सुनना बाकी न रहा। दोनों एक दूसरे के अंतर मन को समझ गए। घी के दिए बुझ गए, सेज के कुमलाए फूलों की कलियां फिर से खिल गई। ऐसी अनमोल रातों में समय बीतते पता कब चलता है। चुटकियों में दिन फिसलने लगे, लेन देन बढ़े। सारे इलाके के लोग सेठ के बेटे से खुश थे। प्रतिदिन अपार धन की बारिश होती। दूसरे बनियों की तरह सेठ का यह बेटा कभी किसी का गला न काटता। लोग सेठ के बेटे की बड़ाई करते न थकते। दूसरे की बहन को अपनी बहन, दूसरे की माँ को अपनी माँ समान सेठ का बेटा मानने लगा। उसका नाम सुनते ही जैसे मिश्री सी घुल जाती। बस कमी तो उसमें एक यही थी, जब परदेश से सेठ के असली बेटे की चिट्ठी आती तो वह उसे फाड़कर फेंक देता। कहने को तो 3 साल गुजर गए, मगर उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई मीठा सा सपना हो। फिर एक दिन सबको खबर मिली कि बहू पेट से है। सेठ ने तो पहली बार 1.25 मन गुड़ अपने हाथों से बांटा। बहू की कोख में बच्चा पलने लगा और इधर बच्चे को लेकर परिवार के सपने पलने लगे। उधर सेठ का एक पड़ोसी भी परदेश उसी शहर में धन कमाने पहुंचा। उसने जब सेठ के असली बेटे को देखा, अरे तू कब आया वापिस? सेठ का बेटा कहने लगा, मैं तो ब्याह के बाद घर पर गया ही नहीं हूँ। पड़ोसी ने फिर उसे सारी कहानी बताई। उसे कहा, तुम्हारी घरवाली को तो बच्चा होने वाला है और शायद हो भी गया हो। सेठ के बेटे ने सोचा कि शायद पड़ोसी मेरे कमाने से जलकर मुझे दुविधा में डालना चाहता है, मगर रात भर सब सोचने के बाद सेठ के असली बेटे ने वापिस घर आने का मन बना ही लिया। अगले दिन सेठ के बेटे ने मुनीम को काम समझाया और अपने गांव की ओर चल पड़ा। वहीं गर्मी, वहीं पके लाल बेर। पुराने दिन याद आ गई। अतः थोड़े बेर तोड़कर जेब में डाल लिए। सोचा, क्या लगता है, हींग लगे ना फिटकड़ी, जाकर दूंगा तो खुश हो जाएगी। हवेली पहुंचा तो औरतों का मेला लगा मिला।
सेठ सेठानी मन्नत मांग रहे थे। बहू के टसकने की आवाजें आ रही थी। भूत के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। वह छत की मुंडेर के पास खड़ा था क्योंकि बच्चा अटक गया था। दाइयां अपना अपना हुनर दिखा रही थी। सेठ का असली बेटा तो बेझिझक आंगन में आ खड़ा हुआ। माँ बाप के चरण छुए कि ये कैसा तमाशा, हूबहू बेटे की शकल में, कोई ठग तो नहीं। औरतें भी चकचक करने लगी। हाय राम, दो मर्द एक शकल के, कौन सच्चा कौन झूठा, ये कैसी लीला है। सेठ के बेटे को टसकने की आवाज आई तो सोचा खबर तो झूठी नहीं, मगर उसके साथ यह छल किया किसने, कैसे इसकी पहचान करे। तभी उसकी नजर भूत पर पड़ी तो उसकी नसों का खून जम गया। उसका तो मुंह खुला का खुला रह गया। फिर बेटे ने बाप से कहा, मैं तो 4 वर्ष से परदेश में था, तो बच्चा कैसे हुआ। बाप बोला, मेरा बेटा तो तीसरे दिन वापिस आ गया था, मगर तू कौन है। धन्यवाद दोस्तों। कहानी का अगला भाग कल अपलोड होगा।